Representation of data, MS08 यूनिट 6। तो डाटा को क्यों प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है? जो रो डाटा होता है वो बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है। जैसे कि 1000 रीडिंग आपने ली हैं, तो ये 1000 रीडिंग को याद रखना और उन्हें रीड करना और उनसे कोई इंटरप्रिटेशन निकालना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। और हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं डाटा का। हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसीज में और विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं डाटा का ग्राफिकल फॉर्म के अंदर बार चार्ट बना करके या फिर कोई हिस्टोग्राम बना करके। तो एक एग्जांपल है, जैसे कि आपकी क्लास के अंदर जो मार्क्स मिले हैं, ये ABCDEFG ये बच्चों के नाम हैं और इनको जो नंबर मिले हैं उनके सामने लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि 26 लोग हैं, 26 लोगों के मार्क्स दे रखे हैं। तो आप क्या इस मार्क्स से कुछ आप इंटरप्रिटेट कर पा रहे हैं? मेरे ख्याल से इन 26 लोगों के नाम याद रखना और इन लोगों के मार्क्स याद रखना अपने आप में एक डिफिकल्ट काम है और इनसे इंटरप्रिटेशन निकालना और भी बड़ा काम है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं वो एक ही बार में, एक ही ग्लांस में पता लग जाएंगे। हम एट्रीब्यूट्स को कंपेयर भी कर सकते हैं अगर डिफरेंट एट्रीब्यूट होते तो। ये जो डाटा था, रो डाटा था 26 लोगों का, ये जो है कंडेंस हो गया। कंडेंस होकर के ये केवल हमने जो है वो करीब 8 क्लासेस बनाई हैं, उन 8 क्लासेस में हमने डाल दिया है। तो हमने डाटा को कंडेंस कर दिया और इन डाटा को जो हमने कंडेंस किया है वो पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी के हिसाब से कंडेंस किया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया है कि क्लासेस बनाई हैं 21 से 40, 41 से 50 और जितने लोग उनमें हैं उसके हिसाब से मैंने फ्रीक्वेंसीज हमने क्रिएट कर दी हैं। तो अगर मैं सम करूं फ्रीक्वेंसीज का तो 26 आएंगी, जितने हमारे डाटा पॉइंट्स थे उतनी हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी। तो ये पीपीटी बनाते टाइम एक थोड़ी सी प्रॉब्लम रह गई है कि जो 5 का नंबर होता है ना, वो हम हमेशा जो फ्रीक्वेंसीज में जब हम डिनोट करते हैं तो ये 4 डंडे खींच करके एक को काट देते हैं, तो उसे 5 काउंट किया जाता है। लेकिन एनीवे, तो क्लासिफिकेशन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? क्लासिफिकेशन का तरीका हो सकता है ज्योग्राफिकल वाइज, क्रोनोलॉजिकल वाइज, क्वालिटेटिव वाइज या क्वांटिटेटिव वाइज। अब ये ज्योग्राफिकल वाइज क्या हो सकता है? ज्योग्राफिकल वाइज हो सकता है आपके एरिया या रीजन के हिसाब से हो सकता है। अगर हम क्लास की बात करें, क्लास के नंबर्स की बात करें, तो फर्स्ट ईयर के नंबर हो सकते हैं, एक सेपरेट रीजन हो सकता है। सेकंड ईयर के नंबर हो सकते हैं, तो फर्स्ट ईयर वालों को सेकंड ईयर वालों से कंपेयर कर पाएंगे हम लोग। क्रोनोलॉजिकल वाइज हो सकता है कि जैसे कि सेमेस्टर वाइज डाटा हो गया, तो किसी बच्चे ने सेमेस्टर वाइज कैसी प्रोग्रेस करी वो हम देख सकते हैं कि भैया पहले 2 सेमेस्टर में तो वो कमजोर था, उसके बाद वो जो है वो उसने परफॉर्मेंस इंक्रीज कर दी, उसके बाद जो है फाइनल ईयर में डामाडोल हो लिया। तो वो सब जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर हम लोग जमाएंगे डाटा को तो पता लग जाएगा, यानी कि डेट वाइज अगर हम डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो। फिर हो सकता है क्वालिटेटिव वाइज। क्वालिटेटिव वाइज वो होगा डाटा जो जैसे कि सब्जेक्ट वाइज कर दिया हमने, या क्वांटिटेटिव वाइज जो उसकी मैग्नीट्यूड के हिसाब से कि कितने नंबर आए उस हिसाब से। हम और एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे ज्योग्राफिकल रीजन वाइज हम लोग कर सकते हैं कि वीट का प्रोडक्शन कितना हुआ स्टेट वाइज, तो दिस विल बी ए ज्योग्राफिकल वाइज डाटा। और क्रोनोलॉजिकल वाइज अगर हम बात करेंगे तो पर ईयर प्रोडक्शन कितना हुआ, तो ये क्रोनोलॉजिकल वाइज हो जाएगा क्योंकि ये डेट वाइज है। और क्वालिटेटिव डाटा क्या हो सकता है? क्वालिटेटिव डाटा हो सकता है कि एजुकेशन डिफरेंट क्लासेस की, जैसे कि वो प्राइमरीली एजुकेटेड है कि मिडिल एजुकेटेड है या हायर सेकेंडरी एजुकेटेड है या यूनिवर्सिटी एजुकेटेड है। तो क्वालिटेटिव डाटा नॉर्मली जो है वो नंबर्स में नहीं होता है, वो यस नो के फिगर में होता है। तो वेदर यू आर ए ग्रेजुएट तो यस या नो, तो कितने लोग हमने पॉपुलेशन में चेक करे वो ग्रेजुएट थे या पोस्ट ग्रेजुएट थे, तो यस नो के हिसाब से वो हो जाएगा। उसमें ये नहीं होगा कि ये थोड़ा ज़्यादा ग्रेजुएट था, ये थोड़ा कम ग्रेजुएट था। अगर थोड़ा ज़्यादा ग्रेजुएट या थोड़ा कम ग्रेजुएट अगर हमें मेजर करना है तो क्वांटिटेटिव वाइज में होगा, जिसमें मैग्नीट्यूड हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये फिर मार्क्स वाइज होगा, तो इसमें हम फ्रीक्वेंसी क्लासेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो जो डाटा जो होता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में भी हो सकता है या कंटिन्यूस फॉर्म में हो सकता है। तो डिस्क्रीट डाटा क्या होता है? डिस्क्रीट डाटा जो होता है वो पर्टिकुलर वैल्यूज ही ले सकता है, वो हर वैल्यू नहीं ले सकता है। कंटिन्यूस डाटा जो है हर वैल्यू ले सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं डिस्क्रीट डाटा का, तो कि आपके कितने बच्चे हैं, तो आपके या तो एक बच्चा हो सकता है या 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं। कोई ये नहीं बोल सकता मेरे 3.5 बच्चे हैं। या फिर नंबर ऑफ गेस्ट जो पार्टी में आए वो कितने थे, 40 गेस्ट आएंगे, 50 गेस्ट आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे 45.5 गेस्ट आएंगे या 44.5 गेस्ट आएंगे। तो दीज आर द डिस्क्रीट डाटा। कंटिन्यूस डाटा जो है, जैसे कि टेम्परेचर हुआ, हाइट हुई, वेट हुआ किसी का,
ये कंटिन्यूस फॉर्म में ले सकता है, ये पॉइंट्स में भी आ सकता है। तो दिस इज नोन एज कंटिन्यूस डाटा। और जो पर्टिकुलर वैल्यूज ले सकते हैं उन डाटा को हम डिस्क्रीट डाटा बोलते हैं। अब हम आते हैं क्लासेस पर। जब हम लोग अभी हमने जो पहला एग्जाम्पल लिया था जिसमें नंबर्स थे हमारे बच्चों के 26 बच्चों के, तो उन्हें हमें क्लासेस में हमने डिवाइड किया था। तो ये क्लासेस क्या होती हैं और क्लासेस जो होती हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एक तो होती है क्लास लिमिट। अब जैसे कि एग्जाम्पल है 71 से 80, तो 71 से 80 ये क्लास है। तो उसकी लोअर लिमिट है 71 और अपर लिमिट है 80, तो ये क्लास लिमिट कहलाएंगी। तो 71 इज लोअर लिमिट एंड 80 इज द अपर लिमिट। क्लास इंटरवल क्या है? क्लास इंटरवल वो होता है जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस होता है, दैट इज ए क्लास इंटरवल। यानी कि उस क्लास की वृत्त क्या है। कुछ केसेस के अंदर क्या होता है वो इंक्लूसिव होता है, कुछ केसेस में वो क्या होता है एक्सक्लूसिव होता है। अगर मैं 70 टू 80 और 80 टू 90 लिख रहा हूं तो इसमें आप देख सकते हैं कि 80 80 बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो किसी एक क्लास में आपको लेना पड़ेगा। वैसे तो ये नॉर्मली डिजायरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखें तो इसका जो क्लास विड्थ है वो 10 की है बेसिकली। अब क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है? क्लास फ्रीक्वेंसी ये है कि कितनी ऑब्जर्वेशन उस क्लास के अंदर पड़ती हैं, उसे हम क्लास फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। जैसे 71 से 80 के बीच में 4 बच्चे हैं, तो ये 4 बच्चे जो हैं ये क्लास फ्रीक्वेंसी हुई। अब एक और डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज क्लास मिड पॉइंट। क्लास मिड पॉइंट टेक्निकली तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो 2 सक्सेसिव लोअर लिमिट हैं या अपर लिमिट हैं उनको डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए आप, तो आपको जो है वो मिड पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन कुछ केसेस के अंदर हो सकता है ऐसा ना हो, क्योंकि आपने क्लासेस इस तरीके से ले रखी हों, इंक्लूसिव ले रखी कि एक्सक्लूसिव ले रखी हैं, उस बेसिस पर वो चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि इस केस के अंदर हम देखें तो अगर क्लास लिमिट 71 टू 80 है और 81 टू 90 है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो 76 बिकम्स द मिड पॉइंट ऑफ दिस क्लास। टाइप ऑफ क्लासेस। क्लासेस 2 टाइप की हो सकती हैं। एक्सक्लूसिव मेथड के हिसाब से आप क्लास इंटरवल बना सकते हैं और एक इंक्लूसिव मेथड के साथ क्लास इंटरवल बना सकते हैं। एक्सक्लूसिव मेथड के साथ जो आपकी जो अपर लिमिट होगी पिछले वाले इंटरवल की, वो नए वाले इंटरवल की लोअर लिमिट होगी, जैसे कि 20 से 25 और 25 से 30। यहाँ पर ये थोड़ा कंफ्यूजन रह जाता है कि ये 25 वाला कहाँ पर जाएगा। जनरली ये एक्सक्लूसिव मेथड है तो हम ऊपर वाले में एक्सक्लूड कर देंगे इसको, और जिसके अंदर 25 लोअर लिमिट है उसके अंदर हम इसे इंक्लूड करेंगे। दूसरा है इंक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव मेथड में बोथ पॉइंट्स आर इंक्लूसिव, और इसके अंदर जो क्लास इंटरवल बनती है वो जैसे 20 से 24.999 और 25 से 29.999, इसके अंदर एक की लोअर लिमिट जो है वो दूसरे की अपर लिमिट नहीं होती। ओपन एंडेड क्लास इंटरवल भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इनकम की बात करें तो आप जब कभी अगर किसी का क्वेश्चनियर से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं कि इनकम बिटवीन 1 लाख टू 2 लाख, 2 लाख टू 3 लाख, 3 लाख टू 5 लाख, 5 लाख एंड अबव। जब आप लिखेंगे 5 लाख एंड अबव तो दिस बिकम्स एन ओपन एंडेड क्लास इंटरवल। अब गाइडलाइंस क्या है क्लास बनाने के लिए? 19। एक तो नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्लासेस होंगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा डाटा को कंडेंस करने का। तो नंबर ऑफ क्लासेस शुड बी लेस, इट शुड नॉट बी वेरी हाई नॉर इट शुड बी वेरी लो, इट शुड बी मीडियम, एंड क्लास इंटरवल शुड बी ऑफ इक्वल विड्थ। उनका साइज जो है क्लास इंटरवल का वो बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्लास इंटरवल बहुत बड़ी है दूसरी बहुत छोटी है, तो फिर आप डाटा को इंटरप्रिटेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस के अंदर ऐसा किया जा सकता है, अदरवाइज क्लास इंटरवल जहां तक हो सके आपको बराबर लेने चाहिए। और जो क्लास इंटरवल हों वो भी बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए, एक मीडियम साइज में होने चाहिए ताकि आप डाटा को ढंग से सेग्रीगेट कर सकें, क्लासीफाई कर सकें। और जो क्लास इंटरवल हैं वो मल्टीपल ऑफ 5, 10, 15, 50 इस तरीके से आप रख सकते हैं। एक ऑड नंबर, एक प्राइम नंबर यूज ना करें कम से कम क्लास इंटरवल बनाने के लिए, क्योंकि अगर क्लास इंटरवल बनाने के लिए ऑड नंबर्स अगर आप यूज करेंगे या प्राइम नंबर अगर आप यूज करेंगे तो थोड़ी तकलीफ हो जाती है कई बार उसको इंटरप्रेट करने के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जैसा कि नाम कहता है, आप जो जितनी भी पुरानी वाली क्लासेस हैं उसकी सारी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो करंट वाली क्लास के साथ ऐड कर देंगे,
तो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, जैसे कि हमने क्लास इंटरवल को हमने एक बढ़ते हुए क्रम में लगाया है, 31 से 40, 41 से 50, फ्रीक्वेंसी है 2, 2, 5, 6, 7, 2, 2। अब जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने बैठे हैं तो पिछले वाली क्लासेस की हमने ऐड कर ली है। जैसे कि अगर हम लोग 41 to 50 वाली क्लास इंटरवल में देखें तो मैंने 4 लिखा है, तो जो पुरानी वाली 2 थी उसको हमने हमारी जो नई वाली क्लास है उसके साथ ऐड कर दिया है। अब जब मैंने 61 to 70 वाली कैलकुलेट करी है, जो कि 15 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है, उसके अंदर मैंने जो है पुरानी वाली सारी ऐड कर दी है, यानी कि 2 + 2 + 5 + 6, तो ये सारी के सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड कर दी हैं पुरानी वाली, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई है। जो आपकी लास्ट क्लास इंटरवल होगी उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी सम होगी टोटल ऑब्जर्वेशन के बराबर। और जब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो बेसिकली परसेंटेज होगी टोटल ऑब्जर्वेशन का, कि उस क्लास के अंदर कितने लोग जो हैं वो टोटल के परसेंटेज। एक एग्जांपल देख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसमें देखते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग देखते हैं 61 to 70 वाली क्लास इंटरवल देखते हैं। 61 to 70 वाली क्लास इंटरवल के अंदर फ्रीक्वेंसी है 6 और टोटल ऑब्जर्वेशन है 26, तो 6 डिवाइडेड बाई 26 करेंगे हम लोग, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 0.231, यानी कि 23.08%। सो दिस इज नॉन एज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो है प्रोबेबिलिटी वगैरह के अंदर आपकी बड़ी ज़रूरत पड़ जाती है, काम पड़ जाता है कि भाई क्या चांस है कि 61 से 70 वाली के बीच में कोई आदमी होगा, तो जी हम कह सकते हैं कि 23% चांस है कि वो नॉर्मल इसी रेंज में होगा। अब आते हैं चार्टिंग ऑफ डाटा पे। तो डाटा को हम लोग ग्राफ बना करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हम बार चार्ट बना सकते हैं, या हिस्टोग्राम बना सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कुछ नहीं होता है, ये जो मिड पॉइंट्स होते हैं हिस्टोग्राम के उनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं, उसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं। तो अगर हिस्टोग्राम बना रहे हैं तो क्लास होना बहुत ज़रूरी है, बिना क्लास के आप हिस्टोग्राम नहीं बना पाएंगे। क्लास वालों के अंदर जिनमें हमने क्लास के हिसाब से हमने अगर टेबल बनाई है तो हिस्टोग्राम यूज़ करेंगे। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसे ऑगिव बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपके शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, तो हम केवल इसी को डिस्कस करेंगे। बाकी 3 आपके समझ में आ ही गए होंगे, कोई ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपने पहले भी इनको सबको यूज़ किया होगा, इसलिए चैप्टर जो है हमने थोड़ा जल्दी जल्दी निकाल दिया है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो उसे बोलते हैं। तो ये 2 टाइप के कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के, या तो लेस देन हो सकता है या अपर देन या मोर देन हो सकता है। तो अगर हम लेस देन वाला अगर कर्व बना रहे हैं तो आप जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर खड़े हैं, क्लास इंटरवल में खड़े हैं, उससे जितने नीचे वाले हैं आप उनको ड्रॉ करेंगे। तो आप अपर लिमिट जो होगी उस क्लास इंटरवल की, उससे जितने नीचे हैं उनको आप ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो ये नॉर्मली राइजिंग ट्रेंड होगा। और जब आप मोर देन ऑगिव बनाएंगे, यानी कि मोर देन लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास इंटरवल का अगर आप कर्व बनाएंगे, क्योंकि आपको मोर देन के अंदर जो है उस पर्टिकुलर क्लास से जो ऊपर वाले हैं, या वो क्लास जो है उस क्लास को भी तो इंक्लूड करेंगे ना, आप उस क्लास को इंक्लूड करेंगे और उस क्लास से ऊपर वालों को सबको इंक्लूड करेंगे। तो आप उस क्लास इंटरवल को भी अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं तो आपको उसका लोअर लिमिट आपको लेनी पड़ेगी। तो जब आप इस तरीके का कर्व बनाएंगे तो ये हमेशा डाउन ट्रेंड में होगा, क्योंकि जब भी आप किसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे और मोर देन वाले लोग कम होते चले जाएंगे, तो ऑफ कोर्स वो एक डाउन ट्रेंड के अंदर होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है सोचने समझने के लिए। आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि मिड पॉइंट कैसे बोलते हैं, मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी क्लास इंटरवल का, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है जो कि ऑगिव कर्व है। इस पर आपके शॉर्ट नोट्स बहुत आते हैं। बाकी कोई इतना कोई खास जरूरी नहीं है, आपने पहले भी सब कुछ किया हुआ है, ये एक्सेल वगैरह में आप पहले से करते रहें। थैंक यू।